नमस्कार, जूले सलाम सबको। तो आज मैं आप सब लोगों के ज़रिए लद्दाख के लोगों से चर्चा कुछ प्रशासनिक और राजनीतिक मुद्दों पे करने के लिए आज यहाँ मौजूद हूँ। तो सबसे पहले तो जैसा कि हमने अभी जो प्रशासन के अंदर भर्तियाँ की हैं और भर्तियों की प्रक्रिया है, उसके ऊपर कुछ चर्चा कर लें। तो 2026 में मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि 1609 पोस्ट्स एडवर्टाइज हुई इस साल, जिसमें से 1340 कैंडिडेट्स की रिकमेंडेशन भर्तियों की हो चुकी है। इसके अलावा 325 ऐसे मुलाजिम हैं जिनकी प्रमोशन डीपीसी के ज़रिए इस साल हो चुकी। 302 पोस्टें ग्रुप बी और ग्रुप सी की एडवर्टाइज हुई हैं और उसके अगले कुछ हफ्तों में भर्तियां चालू हो जाएंगी। और 1205 पोस्टें और ऐसी हैं जिनका एडवर्टीज़मेंट जल्द ही हो जाएगा अगले कुछ हफ्तों में। जो अभी भर्तियां जो नोटिफाई हुई हैं उसके अंदर 40 पोस्टें सब इंस्पेक्टर की हैं और 262 पोस्टें टीचर्स की हैं। इसी तरह पुलिस में जो कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं उसकी प्रक्रिया भी जल्दी नोटिफाई पुलिस विभाग द्वारा डीजीपी साहब उसके बारे में आप सब लोगों को जानकारी देंगे कि कब कैसे और लोगों के फिज़िकल और एग्ज़ाम वगैरह कब होनी है। यूपीएससी द्वारा 224 गेजेटेड पोस्ट्स की जो वैकेंसियां हैं वो नोटिफाई हुई। उसमें 125 मेडिकल ऑफिसर्स इंक्लूड हैं जिनकी फ़ाइनल लिस्ट जो है वो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की तैयार हो रही है और मुझे उम्मीद है कि अगले 2-3 हफ्ते के अंदर इनके इंटरव्यू की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। 35 पोस्ट अकाउंट्स ऑफिसर की नोटिफाई हुई थी जिनके रिक्रूटमेंट का जो एग्ज़ाम है वो 27 सितंबर को तय है। 67 पोस्ट लेक्चरर्स की नोटिफाई हुई थी और 24 लेक्चरर्स को अपॉइंटमेंट लेटर्स जारी कर दिए गए हैं। ये यूपीएससी वाले बता रहा हूँ मैं आपको। लद्दाख यूनिवर्सिटी ने 38 पोस्टें असिस्टेंट प्रोफेसर की और 6 पोस्टें एसोसिएट प्रोफेसर की नोटिफाई करी थी। जो 18 तारीख अभी हाल में जो निकली वो उसकी आखिरी तारीख थी और अब उसकी स्क्रूटनी एप्लीकेशंस की चल रही है और हमें उम्मीद है कि अगले महीने के मिडल में इसकी इंटरव्यूज़ की प्रक्रिया चालू हो जाएगी। दूसरी चीज़ जो हाल में आपको इस बात का एहसास होगा कि जो 7 ज़िले हमारे बने हैं, 2 से 7 हो गए, उन सारों में उसको सुदृढ़ करने के लिए जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है उसके लिए कई कदम उठाए गए। उसके तहत सबसे पहले डीएम वहाँ पोस्ट हुए, एसएसपी पोस्ट हुए। 32 तहसीलें अब बन गई हैं, जो पहले नियाबत थी वो तहसील बन गई। उसमें कुछ लोगों को या कुछ इलाकों को ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ज़्यादा नहीं मगर 4-5 जगह पे ऐसा हो रहा है महसूस कि शायद हमारे यहाँ पे भी होनी चाहिए तहसील। अभी तो हमने जो एग्जिस्टिंग नियाबत हैं उन्हीं को बढ़ा के तहसील किया है, तो उसके लिए भी हम उसका जायज़ा ले रहे हैं और जहाँ मुनासिब होगा और बन पाएगा हम ज़रूर उसको भी फेयर तरीके से कंसिडर करेंगे। इसके अलावा अभी हाल में माननीय एलजी साहब ने एक अप्रूवल हमको दी है कि लैंड यूज़ चेंज के नोटिफिकेशन हुई है और उसके चलते 4 कनाल तक की अगर किसी की ज़मीन है तो उसकी पावर डिविजनल कमिश्नर को दे दी है। चीफ सेक्रेटरी की पावर 2 एकड़ तक की है और 2 एकड़ से ऊपर का मामला एलजी साहब तक जाएगा। अब इससे फ़ायदा क्या होगा ये मैं आपको बता देता हूँ कि तमाम लोगों की जो एग्रीकल्चरल लैंड है, अगर मान लीजिए उसके ऊपर कोई होटल या गेस्ट हाउस या रिजॉर्ट या कोई और इंडस्ट्रियल यूनिट लगाना चाहता है तो बैंक वालों से उनको कर्जा नहीं मिलता क्योंकि वो लैंड रिकॉर्ड के अंदर दर्ज है एग्रीकल्चरल लैंड और इसके चलते वो कर्जा नहीं ले पाते। अगर उसने बढ़ाना भी है अपना यूनिट तो बढ़ा नहीं पाता। तो उसको सुविधा देने के लिए हमने लैंड यूज़ की नोटिफिकेशन कर दी है और 1-2 हफ्तों के अंदर एक बहुत ही सरल
पोर्टल इसका लॉन्च हम कर देंगे, जिसमें लोग अगर किसी ने अप्लाई करना है तो जहाँ भी बैठा है वहाँ अपने थोड़े से मिनिमम कागज़ दे करके उसको नोटिफाई कर दें। इसके अलावा आपने कल देखा होगा कि स्पोर्ट्स विभाग में माननीय एलजी साहब ने 4% रिजर्वेशन करने का, जो हमारे खिलाड़ी हैं, कई सारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे अपना जो लोहा है वो दिखाते हैं, तो उनको रिकग्नाइज़ करने के लिए एक रिजर्वेशन की नीति यहाँ लागू करी है। और हाल में एक स्पोर्ट्स पॉलिसी भी बनी, वो नोटिफाई हो गई, जिसके चलते स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पे, स्टेट लेवल पे और नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे जो अपनी सिद्धि प्राप्त करते हैं उनको अलग अलग कैटेगरी के इनाम देने के लिए एक किया गया। इसकी जो ओरिजिन है वो ये है कि एक हाल में नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात को सभी राज्यों को कहा था कि स्पोर्ट्स एक ऐसा क्षेत्र है जिसके अंदर आपको प्रोत्साहन शुरू से देना है और स्पोर्ट्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी मुहैया कराना है, और जो अच्छे खिलाड़ी हैं उनको हमें प्रोत्साहन भी देना है किसी प्रकार से, ताकि वो आगे अपना देश के लिए नाम रोशन कर सकें। अभी कल एक शायद आप लोगों से साझा किया होगा कि पावर डिपार्टमेंट में जो हमारी जॉइंट रेगुलेटरी कमीशन है उसने फॉर्मल नोटिफिकेशन अब एक जारी कर दिया है, जिसके चलते टूरिज़्म को इंडस्ट्री का दर्जा प्राप्त हो गया है। तो इससे जो बिजली के दर हैं होटलों में, गेस्ट हाउस में, इन सब में अब इंडस्ट्री वाले रेट लगेंगे जो कि कम है। एक ही हमारी इसके अंदर केवल कंडीशन है कि वो रजिस्टर्ड टूरिज़्म यूनिट होना चाहिए। फ़िलहाल जो हमने एक ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चालू करी थी उसमें 248 यूनिट फ़िलहाल रजिस्टर हो चुके हैं, और हमें उम्मीद है कि अगले आने वाले हफ्तों में हम कैंप भी लगा रहे हैं जगह जगह पे, ताकि लोग जिसने रजिस्टर कराना है, और उसको भी हमने निर्देश ये दे दिए हैं कि टूरिज़्म रजिस्ट्रेशन के प्रावधान में सरलीकरण किया जाए। अभी कई दस्तावेज़ मांगे जाते हैं, उसको हम कम से कम दस्तावेज़ मांग करके टूरिज़्म के यूनिट को रजिस्टर करें, और प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन की बजाय हम उसको परमानेंट रजिस्ट्रेशन की तरफ बढ़ें, ताकि एक ही बार रजिस्ट्रेशन यूनिट्स की हो। इसके अलावा मैं आपसे साझा करना चाहता हूं कि ड्रग्स के क्षेत्र में भी जो है पुलिस विभाग ने बहुत ही मुस्तैदी के साथ काम किया है, और जो एंटी नारकोटिक टास्क फोर्स है जो गठित की गई है वो बहुत ही सतर्क तरीके से जो हमको लगता है उनके जो उनको जानकारी प्राप्त होती है कि जहाँ पे ड्रग्स की बिक्री हो रही है या अवैध इस तरह के कार्य हो रहे हैं, उनको लोगों को पकड़ के गिरफ्त में लेके उसके ऊपर नकेल कस रहे हैं, और उसमें नतीजे हमारे सामने आ रहे हैं। इसके अलावा मैं आपसे ये भी आज साझा करना चाह रहा हूँ कि नवतोड़ का एक इशू है जो कि बहुत यहाँ समस्या बना रहा बहुत अरसे से, और तकरीबन हमारे पास जो डेटा है इसके अंदर अगर हम लगाएं तो कुछ तो गैर मुस्तकिल नवतोड़ है और कुछ मुस्तकिल नवतोड़ है। अगर लेह और कारगिल, जो पुराने लेह और कारगिल ज़िले थे, उनका हम एक विश्लेषण करें तो तकरीबन कारगिल में गैर मुस्तकिल 1,29,000 कनाल ज़मीन नवतोड़ है। लेह के अंदर 3,44,000 कनाल ज़मीन नवतोड़ की है। इसी तरह जो मुस्तकिल है उसमें कारगिल में 88,000 कनाल जो है वो नवतोड़ की है, और लेह में 1,00,000 कनाल से ज़्यादा जो है नवतोड़ की मुस्तकिल ज़मीन नवतोड़ में है। इसमें 40,000 अनुमान हमारा है, 40,000 लोगों की ज़मीनें इम्पैक्टेड हैं, जिसमें वो अपना कार्य नहीं कर पा रहे।
इसकी भूमिका ये है कि जब जम्मू कश्मीर के टाइम पे एक ऐलान हुआ था, उस ऐलान के चलते नवतोड़ की इजाद हुई और उसका ओरिजिन ये था कि अगर कोई आदमी नई ज़मीन को तोड़ करके खेती के लिए उसको बनाता है तो उसको एक टेनेंसी राइट मिल जाते हैं। तो वो टेनेंसी राइट अब सब वक्त बदलता गया, लोगों ने अब नवतोड़ का दूसरे कार्यों में उपयोग शुरू कर दिया। तो किसी ने कोई होटल खोल लिया, किसी ने कोई अपना रिजॉर्ट खोल लिया और इस तरह से, और प्रशासन की तरफ से उस चीज़ को एक नज़रिए से देखा गया कि शायद ये कानून के उस दायरे के अंदर नहीं आ रहा। तो अब माननीय एलजी साहब से हमारी चर्चा जो हुई और जो बात हुई है उसके तहत ये फैसला हुआ है कि हम इसकी रेगुलराइजेशन की, जो वन टाइम रेगुलराइजेशन नवतोड़ ज़मीन की है, उसकी एक नीति, रूल्स, हमारे ड्राफ्ट रूल्स तैयार हैं जिसमें हम एलएचडीसी जो है उसको पावर्स देंगे कि उसको रेगुलराइज एक बार कर दें। इसमें बताना ज़रूरी ये है कि जम्मू कश्मीर का एक लैंड टेनेंसी कानून था जो कि 2020 में ख़त्म हो गया, रिपील हो गया। तो यानी कि आज की डेट में टेनेंसी का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया है। यानी कि जो नवतोड़ टेनेंसी हुआ करती थी वो ख़त्म हो चुका है कॉन्सेप्ट। तो उसको हम जिन जिन को मिली, चाहे वो मुस्तकिल है गैर मुस्तकिल है, उसका एक ड्राफ्ट रूल बहुत जल्द एलजी साहब से अप्रूव करा के पब्लिक डोमेन में डालेंगे। उसमें 15 दिन का टाइम देंगे, लोग अपने कमेंट्स दें ताकि फ़ाइनल रूल्स उसके हम नोटिफाई कर सकेंगे, एलएचडीसी उसको रेगुलराइज कर सके। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि मान लीजिए मेरे पास ज़मीन है, हो सकता है मैंने बाउंड्री बनाई है, किसी ने हो सकता है कि कुछ बना ही लिया हो, वो एलएचडीसी के पास जा कर के एक तो रेगुलराइज कराएगा कि हाँ मेरे को अब उसका टाइटल दे दिया जाए ज़मीन का। तो उसकी पहले सर्वे होगी रेवेन्यू विभाग के द्वारा, उसके बाद उसको टाइटल दिया जाएगा। लेकिन टाइटल के बाद अगर मैंने किसी और पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल किया है, मान लीजिए जैसे मैंने बताया गेस्ट हाउस होटल कुछ बना लिया, तो लैंड यूज़ भी उसका साथ ही साथ जो एप्लीकेबल चार्ज हैं वो दे करके चेंज करा ले। इसीलिए जो हमने लैंड यूज़ की भी नोटिफिकेशन करी, यानी कि अगर एग्रीकल्चर से नॉन एग्रीकल्चर पर्पस के लिए बदलनी है, पहले फ्रेमवर्क ही नहीं था कि लैंड यूज़ कैसे बदला जाए। तो अब लोगों को ये एक विंडो मिल जाएगी कि जिसने अपने नवतोड़ को टाइटल में बदलना है वो एलएचडीसी के पास जाके वो करवा ले और उसके बाद लैंड यूज़ भी साथ में अपना चेंज करवा ले ताकि जिस पर्पस के लिए यूज़ करना चाहते हैं वो कर लें। तो ये एक मेरे हिसाब से कि बहुत बड़ी लोगों को इस चीज़ से रिलीफ मिलेगी। और जो लैंड सबसे बड़ा यहाँ का एसेट लद्दाख का है, उसको मोनेटाइज करने में लोगों को एक रास्ता निकल करके आएगा। अब इसके अलावा मैं आपसे जो कुछ राजनीतिक गतिविधियां हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर ही लेते हैं। तो उसके ऊपर कल हम सब लोगों की एक जो एपेक्स बॉडी है और लेह की और कारगिल की जो केडीए है उनके साथ और साथ में थुप्स्तान जी और ताशी ग्यालसन जी, तकरीबन 10 लोग थे जिनके साथ ये खुले माहौल में चर्चा हुई कई मुद्दों पे। और ये गृह मंत्रालय से भी अधिकारी आए थे, तो उसके अंदर बहुत से मुद्दे उठे, बहुत से मुद्दों पे चर्चा हुई। और उसके अंदर जो है मेरे समझ में जो 3 जुलाई को हमारी मीटिंग हुई थी और उसमें एक कंसेंसस उभर के आया था कि एक यूटी लेवल की बॉडी बनेगी जो कि और हिंदुस्तान के किसी और फ्रेमवर्क में नहीं, सुई जेनेरिस उसको बोलते हैं, यानी कि और कोई इसका पैरेलल नहीं है। आर्टिकल 371 जो हमारे संविधान का है उसके तहत एक रूपरेखा बनेगी और उसको एक अमली जामा पहनाया जाएगा। उसके ऊपर जो लोग प्रतिनिधि आए थे उन्होंने एक अपनी विश लिस्ट रखी है, उन्होंने जिसको
नाम दिया है नॉन नेगोशिएबल, उनकी मांगे हैं। अब हमने वो गृह मंत्रालय को आगे वो दे दी हैं, और इसको जो फॉर्मल स्ट्रक्चर्ड मीटिंग सब कमेटी की होगी, जो मुझे उम्मीद है, जो हमारी वार्ता हुई गृह मंत्रालय से कि सितंबर के फर्स्ट हाफ में इसकी कोशिश करेंगे, पहले हफ्ते में ही हो जाए, लेकिन सितंबर के पहले हाफ में मीटिंग होगी। तो एक रूपरेखा गृह मंत्रालय द्वारा भी बनाई जा रही है, और उस रूपरेखा में कानून मंत्रालय और सबसे मिलकर एक स्ट्रक्चर बनेगा कि इसका गठन कैसे होगा, चुनाव कैसे होगा, पावर्स क्या होंगी, लेजिस्लेटिव पावर्स क्या होंगी, एग्जीक्यूटिव क्या होंगी, और ये सब चीज़ों के ऊपर चर्चा। जाहिर सी बात है कि ये फैसले ओवरनाइट तो नहीं हो सकते, इन चीज़ों को वक्त लगता है, और कुछ मांग यहाँ के लोकल प्रतिनिधियों की होगी, कुछ जो संविधान के तहत जो बाकी जगह पे ढांचे बने हैं इस तरह के, उसके अंदर क्या प्रावधान है उनको स्टडी करके एक नया मॉडल बनाया जाएगा, जो कि यहाँ के लद्दाख के लोगों की महत्वाकांक्षाओं के अनुरूप और संविधान की रूपरेखा के अनुरूप बने। तो वो चर्चा, अब उसका प्रक्रिया और क्रम चालू हो गया है। ये कागज़ हमें कल मिले, लेकिन आगे जो है गृह मंत्रालय में उसके ऊपर आधिकारिक एक फॉर्मल बैठक बुला करके करी जाएगी। इसके अलावा कल मांग ये भी उठी कि जो कि 24 सितंबर हाल में पिछले साल घटना घटी, जो कि बहुत ही, मैं समझता हूँ, मैंने पहले भी कहा है कि दुखद एक हिंदुस्तान की जो तारीख के पन्नों में एक ब्लॉट था कि ऐसा अमन पसंद लोगों में इस तरह की चीज़ हो गई और लोगों की जान चले गई। तो वो उसके ऊपर भी चर्चा हुई। मांग ये थी कि तमाम लोग जो लोग अरेस्ट हुए और जिनके खिलाफ पर्चे दर्ज हुए, उन पे केस जो हैं वो वापस लिए जाएं, और जो है मुआवज़ा जो कि फैमिलीज़ जो अफेक्टेड थी उनको दिया जाए। तो उसमें मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ कि कुल मिला के जो हैं 87 लोगों के खिलाफ पर्चा हुआ था, और उसमें से एक कानूनी प्रक्रिया है। 9 लोग जो हैं वो चार्जशीटेड हैं। तो चार्जशीटेड मतलब होता है कि जिसके खिलाफ को सबूत मिल गए कि उनका कोई रोल था उसके अंदर, जो भीड़ है उसको भड़काने के लिए या कोई इस तरह का करने के लिए। तो वो तो फिर मामला जो है चार्जशीट होने के बाद कोर्ट में चले जाता है। लेकिन कल की बैठक के बाद हमने माननीय एलजी साहब से चर्चा करी, और उसके बाद उनसे जो है परमिशन ले करके ये फैसला किया है कि 25 लोग जिनके खिलाफ कोई ज़्यादा सबूत इस तरह से नहीं मिले हैं, उनका पर्चा विड्रॉ कर लिया जाएगा, और कोर्ट में हम उसकी क्लोजर रिपोर्ट दायर कर देंगे। ये फैसला जो है ये ले लिया गया है, और बाकी जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर हैं, हमने डीजीपी साहब से कहा कि उसका भी अच्छे से आंकलन कर लें और हमको बताएं कि और क्या और कोई ऐसे लोग हैं जिनका कोई केस नहीं बनता। मान लीजिए भीड़ में खड़े थे, मौजूद थे, लेकिन कोई एक्टिव रोल इस तरह का नहीं था, तो उसके लिए भी हम क्या फैसला कर सकते हैं। इसके अलावा कल ये भी बात हुई कि हालांकि ये टेक्निकली वो लोग कहते हैं कि मतलब सब कमेटी जो है उसकी चर्चा केवल यूटी लेवल बॉडी जो बननी है उसी के मुतालिक होनी चाहिए। तो हमने ये कहा, देखिए ये एक राजनीतिक चर्चा है, और राजनीतिक चर्चा में जो यूटी लेवल बॉडी है उसके नीचे और बॉडीज़ भी हैं, क्योंकि ज़िले के स्तर पे बॉडीज़ हैं या पंचायत के स्तर पे बॉडीज़ हैं, तो उसकी भी चर्चा आवश्यक है। अब चर्चा हम किससे करें? चुने हुए लोग तो यहाँ है नहीं, करगिल को छोड़ के।
बाकी तो इस करके जो लोग हैं मतलब जो कि इन ए सेंस जनप्रतिनिधि हैं जिनसे चर्चा के लिए हम बैठे हैं, उनसे खुले माहौल में चर्चा कर ली जाए। तो उसमें हमने ये बात रखी कि जो पंचायत के चुनाव हैं वो बहुत देर से नहीं हुए, तो पंचायत के चुनाव की प्रक्रिया जो है उसको चला दिया जाए। और आज यही मैं आपसे अब साझा करना चाहता हूँ कि पंचायत के चुनाव पे सरकार ने अब ये मन बना लिया है कि इसकी सिफारिश अब हम स्टेट इलेक्शन कमीशन को कर देंगे कि उसकी प्रक्रिया चला दें। उसमें जो भी उनके इलेक्टोरल रोल हैं उसको जो उसमें तरमीम करनी है, सुधार करना है, वो कर लेंगे। उसके बाद ही वो स्टेट इलेक्शन कमीशन उसकी एक फॉर्मल नोटिफिकेशन जारी करती है कि पंचायत के चुनाव जो हैं कब होंगे। तो ये पहला कदम है। और जैसा कि मैंने आप सब लोगों से बात करी थी कि कानून के तहत जो सेक्शन 3 हमारे LHDC एक्ट का है, उसमें लिखा है कि सातों ज़िलों में मतलब उसमें लिखा है कि सारे डिस्ट्रिक्ट्स का एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होगी। तो सारे डिस्ट्रिक्ट्स में तो अब 7 ज़िले हो गए, तो सातों ज़िलों में एक डिस्ट्रिक्ट काउंसिल होनी। और बहुत से मतलब जो मैं आपसे ये जब मैंने पिछली बार ये बात रखी थी आप सब लोगों के माध्यम से, तो तमाम आपने देखा होगा LG साहब भी और मैं भी तमाम जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, गांव वालों से चर्चा करते हैं। और एक खुशी की लहर जो है नए ज़िलों में दौड़ी है कि हमारे यहाँ भी चुने हुए प्रतिनिधि आएंगे जिनसे हम अपनी बात रख सकें। तो वो उसका जो प्रक्रिया है वो अगले स्टेज में होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ शायद जो एक्ट के अंदर हमको बदलाव लाने पड़ेंगे, पर वो सेकंड स्टेज में उसके ऊपर हम जाएंगे, लेकिन होने तो वो भी हैं। तो आज मेरे ख्याल में मुझे कहने के लिए इतना ही था। और कोई आपके अगर सवाल हों तो आप पूछ सकते हैं। जी सर, जो आप अभी पंचायत इलेक्शन की बात कर रहे हैं सर, जो हिल काउंसिल का लद्दाख के जो उसको देखिए हिल काउंसिल का इलेक्शन बहुत ही महत्व रहता है, वो अभी 1 साल होने वाला है लेह हिल काउंसिल का, तो उसका भी क्या विचार? यही मैंने आपसे जो भी बताया कि जो हमारा LHDC का जो हिल काउंसिल का ही जो एक्ट है उसमें लिखा है कि एवरी डिस्ट्रिक्ट विल हैव अ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल। अब चूंकि लेह को तोड़ करके आगे चंगथांग भी बन गया डिस्ट्रिक्ट, शाम भी बन गया, नुब्रा भी बन गया, तो वो चुनाव जो हैं एक ही साथ सभी के होंगे। तो इसी प्रकार से करगिल में ज़ंस्कार और द्रास बन गया। तो अब हमको वो पूरा प्रक्रिया को एक साथ ही करना होगा, जैसे भी होगा जब भी होगा। तो उस पर अब चर्चा जारी है आगे। सर अभी आपने टूरिस्ट जो यूनिट रजिस्ट्रेशन की बात किया सर, जो उन स्टेक होल्डर का ये मांग है सर, आपको भी रिप्रेजेंटेशन दिया है कि LRC मैंडेटरी किया जाए, क्योंकि हर जगह पर लोकल बिजनेस प्रोटेक्शन होता है। देखिए ये कल भी लोगों ने बात उठाई थी और मैंने बड़ा फ्रैंक तरीके से ये बात को उनसे कहा कि देखिए जो संवैधानिक प्रावधान है या कानूनी प्रावधान है, मैं उससे बाहर तो नहीं जा सकता। जब टूरिज़्म इंडस्ट्री के लोग भी मुझसे मिले थे तो मैंने कहा कि आपकी जो बात है वो मैं समझता हूँ, मुझे एहसास है, लेकिन कानूनी तौर पे LRC की कंडीशन हम इस तरह से डाल दें ये सही नहीं है हमारे लिए। तो जब तक कानूनी कोई बेस नहीं होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। दूसरा सर, जो जुडिशियल इंक्वायरी चल रहा है इस पे भी काफी लोगों का मांग है कि यूजुअली 6 महीने में इनका रिपोर्ट आ जाता है। वो भी मेरे ख्याल जल्द ही उसके ऊपर कुछ ना कुछ डिले हुआ ये उनका क्यों? नहीं, गवर्नमेंट वो तो जुडिशियल इंक्वायरी तो इंडिपेंडेंट इंक्वायरी है, गवर्नमेंट थोड़ी इंक्वायरी कर रही है। लेकिन वो जो उनको लोगों की स्टेटमेंट लेनी होती है, अलग अलग हर किस्म के लोगों को स्टेटमेंट लेकर के फाइनल रिपोर्ट एक बनाते हैं। पर मुझे ये बताया गया कि उसका भी जल्द ही जुडिशियल रिपोर्ट मिल जाएगी। सर MC इलेक्शन भी सेम इलेक्शन के साथ होगा कि? ये सब देखिए ये सब एक कड़ी का पूरी आर्किटेक्चर का हिस्सा है। पंचायत है, म्युनिसिपल है, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल है, तो जाहिर सी बात है जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है या कानून के तहत जो ऑब्लिगेशन है उसको हम करेंगे। ये केंद्र सरकार ने क्लियर कर दिया है कि यहाँ पे प्रजातंत्र को, जमहूरियत को सुदृढ़ करने के लिए जो बन पाएगा, ताकि लोगों को ऐसा ना लगे कि हमारे डेमोक्रेटिक एस्पिरेशंस जो हैं वो नहीं फुलफिल हो रहे, उसमें आज पहली कड़ी जो मैंने आपको बता दिया कि पंचायत के चुनाव
अब कराए जाएंगे। सर एमसी पहले तो ले अकेले में था, तो अभी नए डिस्ट्रिक्ट में भी एमसी बनेंगे? देखिए वो म्युनिसिपल काउंसिल शहर जिसको टाउन वो पॉपुलेशन के हिसाब से होता है उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो अभी केवल यहाँ और करगिल जो है वो म्युनिसिपल एरिया हैं। लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे को जो नए ज़िले बने उनके हेडक्वार्टर के लोग मुझसे आके उन्होंने बल्कि मांग करी है कि हमारे जो हेडक्वार्टर्स हैं उसमें कहीं अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन ना हो, जो कि लोग ऐसा ना हो कि अनप्लैन्ड तरीके से कंस्ट्रक्शन चालू कर दें और वहाँ की जो माहौल है चाहे वो पर्यावरण है या अदरवाइज़ उसमें कोई प्रतिकूल असर आए। तो उसके लिए एक हम उनको डेवलपमेंट एरियाज़ की तरह डेवलप करेंगे ताकि एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बने जो फ्रैंकली स्पीकिंग लेह के अंदर भी नहीं है। लेह का भी मास्टर प्लान नहीं है, कारगिल का भी मास्टर प्लान नहीं है। तो जो शहरीकरण अब इन इलाकों का हो रहा है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहे पानी का हो, सीवरेज का हो, बिजली का हो, ये सब उसी प्रकार से आगे चीज़ें बढ़ेंगी। सर कल के मीटिंग में थुप्स्तन साहब और ट्रेशी साहब के प्रेजेंस को लेकर भी कुछ डिस्कशन हुआ, तो उस पर क्या? देखिए मैंने उनसे ये कहा कि ये ठीक है, एपेक्स बॉडी और केडीए अपने आप एक चुन करके अपने अपने लोग देते हैं, अपना खुद इलेक्ट करके दे रहे हैं। लेकिन थुप्स्तान जी एक रिस्पेक्टेड फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लेक चुने हुए मतलब और बहुत ही मुअज़्ज़ज़ इंसान हैं। और उधर ताशिक याल्सन जो है अभी हाल में जो आखिरी लेह की ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल थी उसके सीईसी हैं। इसी प्रकार एमपी साहब भी कोई उसका हिस्सा तो नहीं है, और या सीईसी जो करगिल हैं वो भी उसका हिस्सा नहीं है। लेकिन चर्चा में, क्योंकि राजनीतिक मुद्दों पे चर्चा और इनफॉर्मल चर्चा हो रही है, तो इसमें जो लोग हमको लगता है कि जिनकी आवाज़ सुनने की आवश्यकता है उनको जोड़ना ज़रूरी है। सर अभी आपने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की बात किया सर, क्या पहले एलएसडीसी बनने के बाद उसके ऊपर बनेगा? क्योंकि पहले भी जो एपेक्स और केडीए ने काउंसिल टेंशन करेंगे एम्पावर करेंगे उस पर उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया था, वो किस तरह से सेटअप होगा इसके बारे में? देखिए अल्टीमेटली जो यूटी लेवल बॉडी बनेगी, जैसा कि मैंने कहा, वो संवैधानिक एक अमेंडमेंट के बाद बनेगी। आर्टिकल 371 के तहत उसका ढांचा बनेगा। उसकी जब रूपरेखा के ऊपर चर्चा के बाद एक सहमति बनेगी कि इसकी पावर्स क्या हैं, तो वो पावर्स डिफाइन एक चर्चा के बाद ही होंगी। तो उसमें लेजिस्लेटिव पावर्स की भी बात है। आज की डेट में एलएसडीसी के पास लेजिस्लेटिव पावर तो नहीं है, लेकिन इसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी। एग्जीक्यूटिव पावर में कौन सी ऐसी चीज़ है, हो सकता है कोई एक आध चीज़ यही लोग कहें कि भाई हमको फ़िलहाल जो एलएसडीसी की है वो यूटी लेवल बॉडी के पास होनी चाहिए। ये चर्चा के बाद इश्यूज़ निकल के आएंगे। लेकिन जैसा कि मैंने कहा यूटी लेवल बॉडी को बनने में वक्त लगेगा, क्योंकि सब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, कोई ये लीगल अमेंडमेंट भी नहीं है। तो इसको, इन चीज़ों को वक्त लगेगा। तब तक ऐसा ना हो कि यहाँ एक डेमोक्रेटिक वैक्यूम बन जाए। इसके लिए हमने ये फैसला किया कि इस प्रक्रिया को चालू करें। ठीक है।